नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहते संस्थान में। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, खास करके अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं मेंस हेतु। तो मेंस में भी 60 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो वहाँ से सवाल आपके मिल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होने वाली टीजीटी पीजीटी 2022 और 26 की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा के लिए और DSSB टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए ये काफ़ी कारगर और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के सबसे पहले सवाल से। और आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल क्या है? महुअर बुझई कुसुम रस कब कलास छैल सज्जन पर वर्मन दुज्जन नाम मैल। अब यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह आपका पहला सवाल है जिसका कमेंट करके फटाफट जवाब देना है। चलिए, तो जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट जवाब। सज्जन पर, ठीक है। तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए, फटाफट जवाब दीजिए जितने भी साथी आ गए हैं। चलिए, तो साथियों ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है, तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, तरापात की रचना है, कुशललाभ की रचना है, उमापति या विद्यापति की। ये पूछा गया है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्तियों का जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए तो दीजिए फटाफट। तो देखिए यहाँ पर ये जो रचना है, अगर हम बात करें तो रचना हमें आदिकाल की ही लग रही है। आदिकाल की रचना हो सकती है ये। आदिकाल में या तो ये सरापा की रचना हो सकती है या फिर विद्यापति की रचना हो सकती है। दो में से किसी एक व्यक्ति की यह रचना हो सकती है। तो देख लेते हैं यह किसकी रचना है। सरापात की रचना, सरापा लिखते हैं पंडित सल संत बखाणे दीह रुद्ध बसन जाने आगम तेन विखंडिते विजय भणई हऊ। इस प्रकार से सरापा की रचना है। और दूसरी पंक्ति वहीं पर जो है ये किसकी है? विद्यापति की है। तो यहां पर जो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, तो विद्यापति की पंक्तियां हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक नार पिए को भानी तनवा को सागर जो पानी। यह पंक्तियां किस भाषा की है? किस भाषा की है? जितने भी साथी नए जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा साथियों। थोड़ा सा देर से हमारी क्लास शुरू होती है, लेकिन पर डे अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि आप सबकी क्लास प्रतिदिन चले। हाँ, तो यहां सवाल पूछा गया है कि एक नार पिया को भानी तनवा को सागर जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यहां पूछा जा रहा है पंक्ति और उसकी भाषा पूछी जा रही है। तो बताइए, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अभ्रंश भाषा या फिर कन्नौजी भाषा। तो अगर हम देखें तो यह रचना अमीर खुसरो की है और अमीर खुसरो की रचना है। इसका उत्तर क्या होगा? एक नार पिया को भानी तनवा को सागर जो पानी। तो ये एक प्रकार की क्या है? पहेली है। पहेली क्या की जाती है? बुझाई जाती है ना, बूझी जाती है पहेली। तो इस पहेली का अर्थ क्या होगा?
इस पहेली का अर्थ क्या होगा? बर्फ या ओश? इसका उत्तर होगा बर्फ या ओश। अब देखिए यहां पर अमीर खुसरो जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मुख्यतः अपने अंतिम समय में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के कई राजाओं का तख्ता पलट इन्होंने देखा था। और दिल्ली का क्षेत्र जो है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा का भी स्वरूप देखने को मिलता है एनसीआर में, क्योंकि जब आप आगरा में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो वहां की भाषा क्या है? ब्रज है। अब अगर इसको थोड़ा सा और समझें तो देखिए, एक नर पिया को भानी तन वाको। अब देखिए यहां एक शब्द आ रहा है वाको। क्या आ रहा है? वाको। सागर ज्यो पानी। अब कुछ लोग कह रहे हैं खड़ी बोली। अरे पगलऊ, खड़ी बोली कैसे हो जाएगी? खड़ी बोली तो वह है लगभग जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो यहां पर उस तरह का तो शब्द ही नहीं प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? देखिए इस तरह का सवाल छोटा होता है, बेहद आसान होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, हमसे गलत हो जाता है। जितने भी साथी नए जुड़े वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, फिर क्लास में जवाब दें। ठीक है, चलिए। तो यहां जो सवाल आया है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी काव्य कृति जो है वह प्रबंध काव्य नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चलिए, अब देखिए यहां पर क्या है? चंडी चरित है, रामचरित है, सुजान चरित है, सुजान हित प्रबंध है। इस तरह के सवाल बहुत गलत होते हैं। चलिए जांच करते हैं। पहला है चंडी चरित्र। अब ये चंडी चरित्र जो रचना है यह भी क्या है कि यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? यहां हम लिख लेंगे गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। फिर आती है रामचरित। ठीक है, रामचरित जो है वह सूरति मिश्र की रचना है। किसकी रचना है? सूरति मिश्र की रचना है। फिर आती है सुजान चरित। ठीक है, सुजान चरित ये रचना किसकी है? सूदन की है। और सुजान हित प्रबंध, प्रबंध यह किसकी रचना है? यह घनानंद की रचना है। ठीक है, अब हम पहली रचना की तरफ चलें तो चंडी चरित भी प्रबंध है, रामचरित भी है, सुजान चरित भी है। सुजान हित प्रबंध, अब जिस रचना को आप देखें कि देखने में बड़ी भारी भरकम लग रही है। अब सुजान के नाम पर बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। सुजान हित प्रबंध घनानंद। अब देखिए सुजान हित प्रबंध, सुजान का हित जो है वो कैसा है? सुजान का हित बड़ा घना है। ठीक है, और सुजान का चरित्र कौन देख रहा है? सूदन देख रहे हैं। सुजान का चरित्र कौन देख रहे हैं? सूदन देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे देखेंगे। इसमें जो सवाल आया है सुजान हित प्रबंध, यह रीतिकालीन रचना है और सुजान मणि एक थे। ये प्रेम के पीर के कवि हैं। कौन? प्रेम के पीर के कवि हैं घनानंद। उन्होंने ये रचना लिखी है सुजान हित प्रबंध, और इसमें अलौकिक प्रेम और अलौकिक भक्ति का रूप दिखाया गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी। उपन्यास, हाँ आज ऐप पर क्लास नहीं चली है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐप पर क्लास शेड्यूल तो थी
9 बजे की, लेकिन वो चल नहीं पाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो राय, जो जो भीजे कामरी, त्यो त्यो भारी। यह दोहा किस कवि का है? जायसी, कबीर, रहीमदास या फिर बिहारी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फुलवा भार न ले सके, फुलवा भार ले न सके, सखी सोराय। अब कौन कह रहा है? सखियन से सोराय कह रहे हैं। जो जो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय। तो यह दोहा किस कवि का है? चलिए, तो यहां पर राइट आंसर देखते हैं। अब एक जो ट्रेंड रहा है, ट्रेंड क्या रहा है कविता लिखने का, वह भक्ति काल में एक नया रूप लेकर आता है। भक्ति काल में जायसी भी हैं, कबीर भी हैं, रहीम भी हैं, बिहारी तो रीत काल के कवि हैं। तो कबीर दास की पंक्ति है, फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो राय। इसका है कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह फूलों का भार सहन नहीं कर सकती। उसकी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई जैसे कंबल या कमरी पानी में भीगती जाती है, वैसे वह भारी होती जाती है। तो नायिका के विरह, प्रेम और जुदाई का वर्णन इसमें किया गया है। आपने कभी भी कमरी या कंबल की धुलाई की होगी ना, किया है? तो जैसे जैसे कंबल भीगता जाता है, जैसे जैसे पानी उसमें अधिक समाएगा, वैसे वैसे कैसा होता है, वो वजन होता जाता है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि फूलवा भार न ले सके, वैसे फूल भार नहीं ले सकता। जैसे सखिन सो राय, जो जो भीजे कामरी, त्यो तो भारी हो। तो यह दोहा किससे संबंधित है? कबीरदास संबंधित है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो एक सवाल तो यह आता है कि भाई समासोक्ति है क्या? समासोक्ति काव्य है क्या? अब देखिए, एक प्रकार का यह अलंकार है। गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहां पर समासोक्ति किसने कहा है? चलिए फटाफट जवाब देंगे। तो समासोक्ति काव्य किसने कहा है? इसका मतलब होता है, समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त उक्ति या कथन। समासोक्ति का मतलब है संक्षिप्त उक्ति या कथन। अब यह जो सवाल है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समासोक्ति अलंकार जो होता है, इसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है। क्या होता है इसमें? प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध होता है। यानी जो है उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाएगी, किसके लिए? जो नहीं है। बात एक की जाती है, लेकिन लक्षण, व्यवहार या गुणों की समानता के कारण संकेत किसी दूसरे की तरफ हो जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत का अर्थ होता है सीधा अर्थ, और यहां पर
समासोक्ति वाला जो उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है खास करके कि पद्मावत को किसने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को एक और चीज कही है जो आप जरूर याद रखेंगे। उन्होंने क्या कहा? भक्ति काल का वेद वाक्य। क्या कहा उन्होंने? भक्ति काल का वेद वाक्य। आपसे पूछा जाए कि पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रौढ़ और सरस रचना माना, प्रौढ़ और सरस रचना माना, और सरस रचना किस काव्यधारा की? तो उन्होंने सूफी काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ और सरस रचना किसको माना है? सूफी काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ और सरस रचना किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। शुक्ल जी इसमें कहते हैं कि कुछ रूपक बने हैं जिसके आधार पर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि हुज्वेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है। अब एक गाना आता है, आप लगातार सुनते हैं कि तेरे प्यार में मैं फना हो जाऊं, लेकिन यहां पूछा गया है हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या होता है। चलिए, फना ऑप्शंस हैं: जीवात्मा के शरीर का नाश, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना। अब एक चीज तो यहां पर आपने एकदम से अच्छे से समझ लेनी है। क्या है भाई? कि फना शब्द का अर्थ क्या है? फना शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो फना का मूल अर्थ होता है विनाश। फना का मूल अर्थ क्या होता है? विनाश, समाप्त हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना, फना हो जाना, मिट जाना। अब ये प्रेम और शायरी के लिए इसका अर्थ होता है कि प्रेम में खुद को अपने महबूब के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना या अपनी पहचान अहम को मिटा देना। जो आपकी खुद की पहचान है, जो आपका खुद का ईगो है, अहम है, उसको अपने प्रेमी के लिए मिटा देना ही क्या कहलाता है? फना कहलाता है। अब इस अनुसार इसका जवाब क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से विरत होना। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी। हुज्वेरी ने जो इसका जवाब दिया है वो क्या दिया है? कि किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत हो जाना। ठीक है, चलिए फना, कबा इत्यादि जो शब्दावलियां हैं ये हमें सूफीज्म से प्राप्त होती हैं। काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित करिए। साथियों, ये कुछ रचनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्यों रखनी पड़ेंगी? क्योंकि ये सूफी की प्राथमिक रचनाएं हैं, सूफी काव्यधारा की शुरुआत की रचनाएं हैं। एक एक रचना की डेट आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें मृगावती की डेट याद होनी चाहिए। तो मृगावती कुतुबन 1501 की रचना है। पद्मावत की रचना जरूर याद होनी चाहिए। पद्मावत की रचना 1540 में लिखी गई। मधुमालती
मधुमालती की जो रचना हुई है 1545 में, 1545 में, और चित्रावली जो है वह 1613 की रचना है। अब ये तो सामान्य सा मामला हो गया। मामला यहां कठिन कैसे होता है, पूछा जाता है इनमें से जो पद्मावत है उसको आप हिजरी सन में बताइए। पद्मावत का जो समय है उसको हिजरी सन में आपसे पूछा जाएगा, यानी 1540 को हिजरी सन में परिवर्तित करना भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार टीजीटी पीजीटी में यह सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं कितना लोग सही जवाब बताते हैं। अगर आपसे इसका हिजरी सन पूछ लिया जाए कि पद्मावत की रचना किस हिजरी सन में हुई है, तो 1540 को अगर आप हिजरी संवत में बांटें तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 927। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हिजरी सन भी आप निकालने जानते रहें। अब यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मृगावती 1501, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 और चित्रावली 1613 इसकी डेट हो जाएगी। अगला सवाल, सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? अब देखिए ये दोहा जो है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो उसमें 7 कांड हैं, और एक कांड जो बहुत ही चर्चित रहा है, जिसको लोग आज भी अपने घरों में पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं, सुंदर कांड। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पूरा रामचरितमानस ना भी पढ़ सकें तो आपको सुंदर कांड पढ़ लेना चाहिए, जिससे पूरा रामचरितमानस हो जाता है। सुंदर कांड में ही यह बात कही गई है, यह कहा गया है कि यदि मंत्री, वैद्य, गुरु ये तीनों भय या लाभ की आशा हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः राजधर्म, शरीर, राजा, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है। अब मैं आपको सही बात न बताकर प्रिय बात बोलूं तो आपका नाश होगा। कैसे कह दूं, अरे यार इतना कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, मत पढ़ो ये सब। तो क्या होगा कि पेपर में मान लीजिए कठिन सवाल आ गया तो क्या होगा, आप कहेंगे अरे यार तो फंस गए। तो इसी तरीके से अगर राजा, सचिव, वैद्य, गुरु तीनों जीव प्रिय बोले भय आस, प्रिय बोले ही भय आस, यानी भय के कारण, डर के कारण तीनों लोग प्रिय बोलते हैं, सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोलते हैं, तो राज, धर्म और तन तीन कर हुई है बेगहि नाश, इन तीनों का ही नाश हो जाता है। ठीक है, अब ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि इसका अर्थ भी पूछ लिया जाए, या कहीं आप मेंस लिखने जाएं तो आप इसका जवाब भी लिख सकें। अगर मंत्री, सचिव का मतलब हो जाता है मंत्री, वैद्य, गुरु, ये तीनों लोग अगर भय के कारण मीठा बोलें, हित की बात न कहें, प्रिय बोलें, तो राज ये नष्ट होगा, धर्म ये नष्ट होगा और शरीर ये नष्ट होगा। लेकिन अब इनका क्रम भी है कि किसकी वजह से क्या नष्ट होगा, किसकी वजह से किसका नाश होगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, किसकी वजह से किसका नाश होगा देखते हैं। तो मंत्री की वजह से किसका नाश होगा, राज्य का नाश होगा। ठीक है, वैद्य की वजह से किसका नाश होगा, शरीर का,
और गुरु की वजह से किसका नाश होगा? धर्म का नाश होगा। तो किसकी वजह से किसका नाश होगा, यह भी सवाल यहां पर इस तरह से बन सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग होश बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। चलिए फटाफट जवाब देंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग होश बड़े व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। ऑप्शन से यहां गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। प्रथम पंक्ति में श्रेष्ठ अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहां खेप का अर्थ है माल या बोझ। ठीक है, चलिए काफी अच्छा सवाल है, ये भी जल्दी से जवाब देंगे। आयोग होश बड़ो व्यापारी, आयोग होश बड़ो व्यापारी, यहां गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। तो यहां पर क्या है, किसका अगर हम राइट आंसर खोजें तो यहां हमको क्या मिल रहा है? प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार मिल रहा है, यानी आयोग होश बड़ो व्यापारी। आयोग होश बड़े व्यापारी सूरदास की पंक्ति है। कहां से ली गई है? तो यह भ्रमर गीत से ली गई है। भ्रमर गीत कहां से ली गया है, कहां से संबद्ध है? तो सूर सागर से संबंध है, सूर सागर से संबंध है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखो सखियां अहीरों के इस बस्ती में घोष में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। अब इसमें जो है लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, वह अपने साथ ज्ञान और योग गुणों की खेप को लाद कर लाया है और ब्रज में आन उतारी, और ब्रज में आकर इन सब की खेप को उतार देगा। ठीक है, इन सब की पूरी खेप को ब्रज में आकर उतार देगा। यहां पर ज्ञान योग के शुष्क उपदेशों को दिखाया गया है। तो यहां पर प्रथम पंक्ति में हमें किस अलंकार को देखने के लिए मिलता है? तो श्लेष अलंकार देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहरे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए कुछ काव्य की पंक्तियां हैं साथियों, उन काव्य पंक्तियों से संबंधित सवाल अच्छे से पढ़ के रखिए, क्योंकि ये जो आने वाला पैटर्न है इसमें परीक्षा को कठिन करने के लिए ऐसी काव्य पंक्तियां रखी जाएंगी। तो इन काव्य पंक्तियों की दृष्टि से सवाल देखते हैं। क्या है? तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहरे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? चलिए फटाफट बताइए। अब देखिए यहां पर सूरदास वात्सल्य रस के स्थापक हैं, वात्सल्य रस के सबसे बड़ी कवि हैं, हृदय सम्राट कह सकते हैं वात्सल्य रस के। सूरदास के बाद दूसरे जो वात्सल्य रस के प्रमुख हैं वो कौन है? परमानंद दास हैं। दूसरे वात्सल्य रस के परमानंद दास हैं। लेकिन यह जो जवाब है वहां पर परमानंद दास नहीं होगा। तुम नीके दुही जानत गैया। चलिए, तुम नीके दुही जानत गैया।
चलिए, अब ये पंक्तियां जो हैं साथियों, यह किसकी हैं? तो पंक्तियां हैं ये कुंभन दास की। कुशूर परम कृष्ण का है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। ये अष्टछाप के 8 कवियों का क्रम है और इन कवियों में सबसे बड़े कवि कौन हो जाते हैं? सबसे बड़े कवि हो जाते हैं कुंभन दास। तो कुशूर परम कृष्ण का ये सब किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि तुम गायों का दूध अच्छी तरह से दुहना जानते हो। तुम गायों का दूध अच्छी तरह से दुहना जानते हो या गायों से दूध अच्छी तरह से निकालना जानते हो। तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहके पैया। ठीक है, वात्सल्य रस है और यहां मां अपने पुत्र श्री कृष्ण के बचपन के कार्यों की सराहना कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुंभन दास हो जाएगा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यह सवाल पूछा जाता बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो तुम नीके दुही जानत गैया, अब मान लीजिए आपको गाय का दूध दुहना है, तो गाय के दूध को दुहने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक कुंभ होना चाहिए, एक घड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसी घड़े में क्या करेंगे आप? दूध को दुहेंगे। तो हमेशा यह सवाल कंफ्यूजन करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सूरदास ही लगा देते हैं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? इसे हम याद रखेंगे कि तुम नीके दुही जानत गैया, यानी दूध दुहने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? कुंभ की, यानी घड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? कुंभन दास राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अब यहां यह सवाल काफी अच्छा है और महत्वपूर्ण भी है। देखिए, एक रचना है रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है। केशवदास को रामचंद्र शुक्ल एक भक्तिकालीन कवि मानते हैं और उन्हें वह रीतिकालीन कवि के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि केशव अलंकारवादी है या अलंकार प्रिय कवि हैं और भक्ति की परंपरा में अलंकार को जोड़ते हैं, रीति की परंपरा से श्रृंगार और रस को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो रामचंद्रिका के विषय में वो कहते हैं प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। वो कहते हैं कि प्रकृति दृश्यों का कोई आकर्षण नहीं था। तो मुख्य तौर पर यह जो सवाल है वह प्राकृतिक दृश्यों के साथ जो केशव ने अपनी बात को दिखाने का प्रयास किया उससे है, यानी प्राकृतिक दृश्यों के साथ उन्होंने अपना तादात्म्य स्थापित नहीं किया है या प्राकृतिक दृश्यों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने में वो सफल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप सब बता दीजिए कि सवाल के स्तर कैसे लग रहे हैं? सवाल अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप सबको सवाल कैसे लग रहे हैं? तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है, निश्चित तौर पर कुछ लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब हमें इन्हीं पैटर्न्स को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, क्योंकि 3 से 4 बार पेपर बना है आयोग का, चारों बार नष्ट कर दिया गया है, 4 बार नए नए परीक्षा मंडल, नई परीक्षा एजेंसियां तय की गई और इस बार नया ही पैटर्न होगा। तो आप इसको ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। अगला, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, ये किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग जवाब दे देंगे। अरे भरी रही भनक भनक ताल
तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीन की। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको इसका जवाब देना है ये किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं। देखिए, आज लोग कविता लिखते हैं तो इतना आसान लिख देते हैं कि भाई वो गद्य ही है, उसको हम कविता कह नहीं सकते। और पहले की कविता थी किस प्रकार से छंदोबद्ध थी। तो यह पंक्ति किसकी है? चलिए, भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चुरीनी हो। चलिए, यानी आप उसको चाहें तो किसी भी छंद में गा सकते हैं, चाहे तो सोहर छंद में गा सकते हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? देव की हैं, रीतिकालीन कवि हैं। और भरियरी भनक बनक ताल तालन की, यानी चारों ओर ताल तालन संगीत की ध्वनि, साज श्रृंगार बनक सुंदरता गूंज और मधुकर भनक आवाज भरी हुई है। वातावरण आनंद और उल्लास से भरा हुआ है। ठीक है, कवि ने ध्वनि योजना का प्रयोग किया है। यहां पूछा भी जा सकता है कि इसमें किस योजना को किया गया है। तो यहां पर देव ने ध्वनि योजना का प्रयोग करके, यानी तनक तनक तामे खनक चुरिन की। अब देखिए, भनक लिखा, उसके बाद भनक के बाद दूसरा बार भनक भी लिख सकते थे, लेकिन भनक लिख के बनक लिखा ताल तालन में। यानी इस प्रकार से जो स्थिति है, खनक माने आवाज भी सुनाई दे रही है, और उसी माहौल में नायिका की चूड़ियों की हल्की सी आवाज उस सुंदरता और प्रेम के आनंद को भी बढ़ा देती है, जो उसके प्रियतम से मिलन का संकेत भी है। यानी सारा काम हो रहा है, नायक और नायिका इसी में मिल रहे हैं ना। अब ये इस तरह से सब भनमना रहा है, खनखना रहा है, लेकिन इसी में नायक और नायिका यही इसी माहौल में मिल लेते हैं। और नायिका जब नायक से मिलती है तो उसके चूड़ियां जो हैं वो एक दूसरे में टकरा जाती हैं, और वह ध्वनि वह भी इन्हीं ध्वनियों के साथ निकल जाती है। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, अब नायक और नायिका का संयोग हो रहा है। तो कितना बढ़िया जो है यह संयोग उन्होंने दिखाया है। वह युग खेलता आया बच्चे के समान हंसता था, जिसमें तन्मयता थी, यह किस आलोचक का है? वह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? चलिए, अब यह कथन जो है, यह कथन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह कथन है भारतेंदु युग के समान खेलता या बच्चे के समान हंसता था, जिसमें बच्चों की निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यानी हिंदी साहित्य इतिहास के किसी काल को उन्होंने बच्चे के समान माना है, यानी वह हंसता खेलता आया। तो इससे एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि वहां युग परिवर्तन हुआ है। तो आदिकाल से भक्तिकाल, भक्तिकाल से रीतिकाल, रीतिकाल से जब हम आधुनिक काल में चलते हैं, और आधुनिक काल में भी भारतीय युग में चलते, तो भारतीय युग का जो स्वरूप था वो बच्चे के समान था। और यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो जितने भी साथी देख रहे हैं वो फटाफट लाइक कर दें। लाइक तो कर ही सकते हो यार। चलिए,
नहीं बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं वैयक्तिकतावादी कविता मस्ती उमंग उल्लास की कविता है। वैयक्तिकता वादी कविता उमंग उल्लास की कविता है। यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहां ये ए सही है। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा यह हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद उपयुक्त, प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या है कि प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। यह किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और लाला भगवानी दीन। चलिए फटाफट जवाब दें साथियों। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी। अब यहां क्या है कि एक रचना है स्वप्न, और स्वप्न क्या है? खंड काव्य है। अब मैंने थोड़ा सा आपको क्या किया? इशारा कर दिया है। अब आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। यानी ये क्या है? एक खंड काव्य है, और किस खंड काव्य से लिया गया है? स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है। प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये नदियां ऐसी बह रही हैं मानो मेरे प्रियतम की याद सुधी हो। नदियों का कलकल स्वर और उनका बहाव कवि को अपने प्रिय की स्मृति जैसा प्रतीत होता है। अपने प्रिय के स्मृति यानी अपने प्रियतम को जब मैं सोता हूं तो उसी प्रकार का कलरव और कलकल सुनाई देता है जैसे नदियों के बहने पर सुनाई देता है। यहां पर प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, ये कानन कांतर सुसज्जित, ये वन और जंगल इतने सुंदर और सजे धजे लग रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता कवि को प्रियतम की उपस्थिति का एहसास कराती है। यानी नदियों को जब वो देखता है तो लगता है कि नदियों की कलकल हमारे प्रियतम की स्मृतियां हैं, और जंगलों को देखता है तो लगता है कि जंगल का जो सौंदर्य है उसके प्रियतम के होने का संकेत है, क्योंकि इतनी सुंदर इतनी सुसज्जित उसकी प्रियतम ही हो सकती है जितना ये कांतार है, ये कानन है। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। शायद मैं स्वयं अपने प्रीतम से यहां नहीं मिल रहा हूं, लेकिन मेरा हृदय अवश्य ही उनसे परिचित है और उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। जिसके प्रेम व्रत आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित, मेरा हृदय ऐसा महसूस करता है जैसे मेरे प्रियतम के प्रेम पत्र का सुखद संदेश अक्सर इन प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से मुझे मिलते रहते हैं। अब आप सोचिए जरा कि मतलब किस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कवि सोच रहा है कि क्या ये सरिताओं के जो बहने की ध्वनि है वो मेरे स्मरण के जैसे है प्रियतम के। कानन और कांतर, ये जंगलों की जो शोभा है, ऐसा लगता है कि मेरा यहां प्रिय उपस्थित है। किसी प्रियतम से परिचित जिसके प्रेम पत्र आते हैं, जो ये नदी है, ये जो झरने हैं, पहाड़ हैं, ये जो जंगल है, इन सब के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो अपनी कुछ बात मुझ तक भेज रही है, अपना कोई प्रेम पत्र मुझे भेज रही है। और यह किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। ठीक है, अगला
विख्यात जीवन हित एकांत था, व्रत हमारा लोक आत्मा अमर है, देह नश्वर है अटल सिद्धांत था। यह पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? चलिए, अब साथियों, यह पंक्ति काफी महत्वपूर्ण भी है। यह पंक्ति, नहीं भाई ये जिंजी इस तरह का प्रेम क्या जाने, जिंजी तो जिस तरह का प्रेम जानती है वो आप लोग इंटरनेट पे बखूबी देखते रहते हैं। इस तरह का प्रेम जो है वह जिंजी नहीं जानती है। विख्यात जीवन हित एकांत था, व्रत हमारा लोक आत्मा अमर है, देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। अब एक कवि हुए जिनको हम किस नाम से जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त के नाम से जानते हैं। और गुप्त की यह पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, भारत भारती से ली गई है। और गांधी जी ने 1912 की इस रचना से प्रभावित होकर ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी, भारत भारती के आधार पर। और भारत भारती में एक खंड है जिसका नाम क्या है? उस खंड का नाम है अतीत खंड। क्या नाम है? अतीत खंड। तो भारत भारती के अतीत खंड से यह रचना ली गई है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें उन्होंने भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत सभ्यता और प्राचीन ऋषियों का दार्शनिक वर्णन किया है। विख्यात जीवन हित एकांत था, व्रत हमारा लोक, यानी हमारा प्राचीन भारतीय ऋषियों का जीवन का प्रसिद्धवत संकल्प एकांत में रहकर भी लोक कल्याण जनता के हित के लिए समर्पित था। वे अकेले रहते हुए भी पूरे विश्व के भले के लिए कार्य करते थे। यानी आप देख लीजिए किस पंक्ति ने मतलब पूरी मानवता को प्राणवान कर दिया। इससे गंभीर पंक्ति हो ही नहीं सकती। क्या? कि विख्यात जीवन हित एकांत था, व्रत हमारा लोक आत्मा अमर है, देह नश्वर अटल सिद्धांत था। कितनी बड़ी बात कह दी कि हमारे जो मुनि थे, सन्यासी थे, वो कहां रहते थे? एकांत में रहते थे। लेकिन एकांत में रहकर भी वो किसके विषय में सोचते थे? उन लोक के विषय में सोचते थे, जो समाज में रह रहे लोग हैं उनके विषय में सोचते थे। भाई जिस दुनिया में आप नहीं रह रहे हो उसके विषय में, उसके कल्याण के विषय में आप क्यों सोचोगे? भाई बिहार या इस तरह से कई राज्य ऐसे हैं जिनको बीमारू राज्य कहा जाता है, और वहां लोग अगर राष्ट्रपति हो गए तो दोबारा बिहार लौट नहीं जाते हैं, आईएएस हो गए दोबारा बिहार लौट के नहीं जाते हैं। इसीलिए इस तरह के राज्य क्या है? गरीब के गरीब ही रह गए, क्योंकि वहां से जो निकला वो लौट कर नहीं आया, उसके विषय में उसने दोबारा सोचा नहीं। भाई आप अगर आईएएस बन जाओ किसी गरीब छोटे गांव से तो वहां लौट के जाओ, वहां विकास करो, तब तो समझ में आए। लेकिन हमारे देश के जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं वो सिर्फ अपने देश के ही नहीं सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वह विश्व के विषय में भी सोच रहे हैं, विश्व कल्याण के विषय में भी सोच रहे हैं। और कब? जब वो अपने देश से निकल जाते हैं, अपने देश से निकलते हैं, उस लोक से निकलते हैं, लोक कल्याण के विषय में सोचते हैं। आत्मा अमर है, देह नश्वर अटल सिद्धांत था। वो कहते थे कि आत्मा ही अमर है और शरीर देह तो नष्ट होने वाला नश्वर है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के भौतिक सुखों से दूर रहकर भी निस्वार्थ भाव से परमार्थ को महत्व देते थे और जीवन को नश्वर जताते हुए आध्यात्मिक सत्य के मार्ग पर चलते थे। इस प्रकार से हमारे देश के ऋषि मुनियों के लिए कथन है। तो एक बार जितने भी साथी हैं भारत के ऋषि मुनियों के इस परंपरा के लिए उन्हें लाइक करें, फटाफट लाइक करिए, क्योंकि भारत की जो परंपरा रही है उस परंपरा का जो संदेश है इन छोटी पंक्तियों में आ गया है। तो इसलिए पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। विख्यात जीवन हित एकांत था, व्रत हमारा लोक, आत्मा अमर है, देह नश्वर अटल सिद्धांत था। अब देखिए जो बाद की कविताएं हैं, इन बाद की कविताओं को देखें तो रैप सॉन्ग में भी इसको गा सकते हैं। ठीक है, कैसे? विख्यात जीवन हित एकांत था, ओ व्रत हमारा लोक, आत्मा अमर है, देह नश्वर यह जटिल सिद्धांत था। अब इस तरीके से आप देखिए रैप सॉन्ग का जो युग है,
ये फास्ट हो गई थोड़ी कविता, और पीछे कविता को हम देखे देखो छंदबद्ध थी, तो ये क्या हो गई, इसमें गद्य की प्रमुखता हो गई। ठीक है, तो भारत भारती की पंक्तियां हो गई। अगला सवाल है, शैल निर्धन न बना हतभाग्य गल नहीं सका, जो कि हिमखंड दौड़कर मिला न जलनिध अंक, आह वैसा ही पाखंड। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? चलिए, तो जितने भी साथी आए हैं फटाफट जवाब दें। शैल निर्झर ना बना हतभाग्य गल नहीं सका। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, जब सवाल थोड़े से कठिन होते हैं तो ज्यादातर लोग रुकते नहीं हैं। कैसे नहीं रुकते हैं? ठीक वैसे ही नहीं रुकते हैं जैसे आपने गांव में देखा होगा कि मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखाई क्या होती है? तो जब नई नवेली दुल्हन जाती है तो क्या करते हैं, उसको ऐसे बैठा देते हैं एक जगह, ठीक है, घूंघट में। अब वो क्या कर रहे हैं कि लोगों की लाइन लगी हुई है, गांव की महिलाओं की, वो आती हैं सब देखने के लिए। इसका घूंघट हटाई और देखी, 150 रुपया जो भी था दी, फिर निकल गई। फिर वो घूंघट गिरा, फिर अगली आई। अरे यार, मुझे तो लगता है कि ऐसा करो कि एकाएक मुंह दिखाई कर दो। मतलब दुल्हन के सामने एक बड़ा सा टोकरा रख दो, किसी में सब लोग पैसा दें, ठीक है। नहीं, एक आदमी को लगा दो कि जाए सबसे पैसा वसूली कर ले। कैसे पैसा वसूली करे? जैसे बस पे पैसे की वसूली होती है। तो बस पे पैसे की वसूली कैसे होती है? लोग ऐसे ऐसे उंगली में ऐसे नोट को यहां पर ऐसे दबा लेते हैं। हाँ भैया लाइए, हाँ माता जी आप लाइए, कितना मुंह दिखाई लाई है। तो इस तरह से मुंह दिखाई करवा लीजिए और उसी टोकरे में पैसा सबका डलवा दीजिए कि भाई अब दुल्हन का बार बार घूंघट नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। बार बार दुल्हन का घूंघट नहीं उठाया जाएगा। आप लोग जितना भी पैसा लाए हैं फटाफट इस टोकरे में डाल दीजिए। दुल्हन एक बार अपन घूंघट हटाएगी, सब लोग देख लीजिए और यहां से निकलिए। लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति बार बार घूंघट खोलता है। तो यहां मेरी क्लास में भी ऐसा है कि लोग घूंघट खोल के देखते हैं कि कैसा सवाल पढ़ाया जा रहा है। अरे यार बड़ा कठिन है, भाग निकलते हैं। तो अगर दुल्हन सुंदर है, अच्छा है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते, दुल्हन कम सुंदर है तो निकल लेते हैं। तो आज की क्लास में भी ऐसा लग रहा है कि लोग मुंह दिखाई कर रहे हैं, प्रश्न कठिन देख देख के भाग जा रहे हैं। अरे हटाओ यार, दुल्हन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मुंह दिखाई करके मत भागिए, पढ़िए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह पंक्तियां कहां से ली गई हैं। देखिए, आदमी इस तरह से क्रांति वाले चीजों को बता सकता है लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उस क्रांति को सहना भी पड़ेगा। इस तरह की क्रांति अगर अपने यहां करवाएंगे, आप करें मैडम से करवाइएगा, पता लगा कि मैडम हमें ही मुर्गा बना दे, वहीं की बन मुर्गा। जब तक यहां लोग आएंगे दुल्हन देखने के लिए, मुर्गा बनाए यहीं बने रहना, तो क्या कर सकता हूं, मुर्गा बने रहना पड़ेगा। तो भाई अपने से कोई नहीं जीत सकता है, आप लोग क्रांति करिए, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पर क्या है, यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है, कहां से ली गई है इस पर भी बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, कहां से ली गई है? तो ये पंक्तियां जो ली गई हैं कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग से। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में यह पंक्तियां हैं। और प्रलय के बाद मनु अकेले और निराश महसूस कर रहे हैं और अपने जीवन की तुलना ऐसे हिमखंड बर्फ के टुकड़े से करते हैं जो कठोर बना रहा और पिघलकर नदी के रूप में सागर से नहीं मिल सका। समझिए, वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर एक ऐसा भी हिमखंड था जो बहुत कठोर था, और वो क्या है कि इतना कठोर था, उसी कठोरता के कारण वह इस नदी में मिल नहीं सका, और नदी में नहीं मिल सका जिसकी वजह से सागर में भी वो नहीं समा सका। तो ये यहां पर है, शैल निर्झर ना बना हतभाग्य, मैं वह भागा हतभाग्य हूं जो पर्वत से फूटने वाला झरना नहीं बन सका। झरना सक्रियता और जीवन का प्रतीक माना गया है। गल नहीं सका जो हिमखंड, उस बर्फ के ठोस टुकड़े के समान हूं जो गल नहीं सका, पिघलकर पानी नहीं बन सका। गलना गतिशीलता और जुड़ने का प्रतीक है। गलना किसका प्रतीक है? गतिशीलता का प्रतीक है और जुड़ने का प्रतीक है। तो यहां पर गल नहीं सका जो हिमखंड,
फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, मैं वह हिमकंड हूं जो दौड़कर समुद्र की गोद या अंक में नहीं जा सका। तो अंक एक ऐसा शब्द है जो पूछा जाता है कि इसके कई अर्थ होते हैं। आह वैसा ही पाखंड, आह वैसा ही पाखंड, आह मैं बिल्कुल वैसा ही जड़ निष्क्रिय और दंभी व्यक्ति हूं जो अकेलेपन में स्थिर होकर रह गया और जीवन की गतिशीलता को नहीं अपना सका। तो यहां पर यह पंक्तियां किसके द्वारा कही जा रही हैं? मनु जी के द्वारा कही जा रही हैं। किसके लिए कही जा रही हैं? श्रद्धा सर्ग में कही जा रही हैं। बस यही मामला है। अब आप इसको अगर और आसान तरीके से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि मतलब वैसा ही है कि वो अपने आप को मान रहे हैं कि भाई जो जिस तरह का सभी लोग परंपरा में चल रहे थे उस परंपरा से हटकर मैं दंभी व्यक्ति था कि मैं उससे हट चला। अगला सवाल, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाली प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। बताइए। देखिए छायावाद जो था, अच्छा छायावाद जो था वो एक ऐसा युग था, छायावाद एक ऐसा युग था कि जिसपे सबसे ज्यादा आलोचनाएं हुई, सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ। शुक्ल जी से फैंटा समाटा या छायाभास तक कहने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसे रोमांटिसिज्म से कहा गया, इसे विलायती उत्थान कहा गया, इसे रहस्यवाद भी कहा गया। लेकिन किस प्रकार का रहस्यवाद कहा गया? यह वैसा ही रहस्यवाद है जैसा कौवे का कान होता है, यानी कौवे का कान। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कौवे का कान जरूर देखा होगा। देखा है आप लोगों ने कौवे का कान? जितने लोगों ने कौवे का कान देखा फटाफट कमेंट करके बताएं। कितने साथियों ने कौवे का कान देखा है? ये मान लीजिए कौवा हो गया और इसके इस तरह एक ऊपर कान होता है और इस तरह से एक नीचे कान होता है, ये गर्दन होती है। आप में से कितने लोगों ने कौवे का कान देखा है? चलिए लगभग सबने देखा है, ठीक है। तो कौवे का कान इन्होंने कहा, यानी ऐसी चीज जो होती ही नहीं है। तो कौवे का जितने लोगों ने कान देखा है वो झूठ बोले, कौवे का कान तो होता ही नहीं है। तो शुक्ल जी भी कहते हैं कि इसका छायावाद ऐसा है, छायावाद का जो रहस्यवाद है वो ऐसा जैसे कौवे के कान के जैसा है। तो जो चीज है ही नहीं है वैसी कल्पना इसने की है। छायावाद पर इतना ज्यादा आरोप लगा कि स्वयं छायावाद के जो कवि हैं वो आलोचक बन गए। यानी अपने ऊपर जो आरोप लग रहा था उन आरोपों का जवाब देने के लिए ये सारे कवि आलोचना भी लिखने लगे। भाई छायावाद क्या है, छायावाद क्या है, ये बात उठ गई। तो इस जवाब को देने के लिए स्वयं पंत जी आते हैं और क्या लिखते हैं? 1928 में पल्लव लिखते हैं। और उस पल्लव में कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों के जवाब के लिए निराला आते हैं और लिखते हैं पंत और पल्लव लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से छायावादी जो कवि हैं स्वयं आलोचक भी बन जाते हैं। तो छायावाद पर जितने भी आरोप लगाए गए उन आरोपों का भी जवाब दिया गया। और उन आरोपों का जवाब किसने दिया? वह नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। यानी छायावाद के समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो शुक्ल जी की जितनी आलोचनाएं छायावाद पर थीं उन आलोचनाओं का जवाब भी देने का काम इन्होंने किया और उन जवाब को इन्होंने नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हो गए आचार्य शुक्ल।
छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक माने जाते हैं। तो अगर यहां देखा जाए ये किस तरह के आलोचक थे, सर्वाधिक कटु आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, आलोचक पूछा जा सकता है कि छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन माने जाते हैं, तो आपको जवाब देना है कि छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक आचार्य शुक्ल हैं। आचार्य शुक्ल की छायावादी आलोचना का जवाब किसने दिया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि शैली की विचित्रता या फैंटासमाटा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा, शैली वैचित्रता, शैली की विचित्रता, विचित्रता। इन्होंने छायावाद को शैली वैचित्र या शैली की विचित्रता कहा और उन्होंने पाश्चात्य फैंटासमाटा यानी उसे छायाभास कहा। ध्यान रखिएगा कि छायाभास किसने कहा है, तो छायाभास आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और यह आध्यात्मिक प्रकृतिवाद, ध्यान रखिएगा, यह आध्यात्मिक प्रतीकवाद, यह आध्यात्मिक प्रतीकवाद से लिया गया है और इसको सिंबॉलिज्म भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिंबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने इसे शैली वैचित्र कहा, आध्यात्मिक प्रतीकवाद या सिंबॉलिज्म कहा, या फिर फैंटासमाटा जिसे छायाभास कहा जाता है, यह भी उन्होंने कहा है। यानी यह सिंबॉलिज्म का अनुकरण है। छायावाद क्या है, आध्यात्मिक प्रतीकवाद या सिंबॉलिज्म का अनुकरण है, यह उन्होंने कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह जीवन की वास्तविकताओं से दूर है और इसकी कसक टीस और वेदना की अधिकता है जो हृदय की स्वाभाविक पद्धतियों पर नहीं चलती है। ठीक है, उन्होंने छायावाद को मानव प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा और स्वच्छंदतावाद के रूप में इसे देखा है। यानी इनकी सभी बात का जवाब, छायावाद का सभी जवाब नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया और इन्होंने इसको स्वच्छंदतावाद के रूप में देखा है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद के रूप में देखा है। तो अगर आलोचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। और डॉक्टर नगेंद्र से क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, और रामविलास शर्मा इसका उलट जवाब देते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, नहीं रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अन्योक्ति पद्धति, छायावाद की आलोचना पर बात करते हुए अन्योक्ति पद्धति किसने कहा, अन्योक्ति पद्धति, तो यहां पर एक आचार्य हैं, अन्योक्ति पद्धति ने कहा यानी किसी दूसरे के बहाने से दूसरे पर बात किया जाए। ठीक है, तो यह अन्योक्ति एक प्रकार का अलंकार है। तो अन्योक्त पद्धति पर आलोचना की बात कौन करते हैं, तो महावीर प्रसाद करते हैं, यानी द्विवेदी युग्माले महाप्रसाद द्विवेदी करते हैं। उन्होंने प्रगतिशील, अब देखिए यहां पर एक और रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रचना का नाम ही है छायावाद। छायावाद, आप सब में से ज्यादातर लोग इस रचना को जानते होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद जो है यह एक रचना है, किसकी है, नामवर सिंह की है, बहुत ही चर्चित रचना है। कौन सी रचना है, रचना का नाम ही क्या है, छायावाद है। तो साथियों, इस प्रकार की जो आलोचनाएं हैं उसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, और इस छायावाद के जो प्रमुख कथन हैं उन कथनों को भी हमें याद रखना पड़ेगा। कथनों से भी संबंधित सवाल हमारे यहां पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि शैली वैचित्र यह किसका कथन है छायावाद के विषय में, तो आचार्य शुक्ल का है। छायावाद की किस प्रकार की भाषा है, तो छायावाद की भाषा पर आचार्य शुक्ल जी ने क्या कथन कहा है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा है, मैंने अभी आपको बताया चित्र भाषा शैली, क्या बताया,
चित्र भाषा शैली। शुक्ल जी ने छायावाद की भाषा को क्या कहा है? चित्र भाषा शैली कहा है, यानी सिंबालिज्म। सिंबालिज्म मैंने लिख दिया है, सिंबालिज्म उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है प्राप्ति मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग साथ लाभी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं कि जगाऊं आग। चलिए, यह भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चलिए, मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग साथ लंबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तुरंगे तुझे उड़ाऊं या जगाऊं आग। चलिए बताइए, ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। यह काव्य पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। जीवन गीत भुला दो, कंठ मिला दो मृत्यु गीत स्वर से, रुद्ध गीत की कुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। इस प्रकार से एक पंक्ति और मिल सकती है, वह नवीन की हो सकती है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। सोहनलाल द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हीं की पंक्ति होगी ये। अगला सवाल, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या फिर समासवाद? अब देखिए यह सवाल कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया सवाल है। अब आप बताइए, अब ये जितने भी वाद हैं, वाद जहां भी वाद जहां भी आपको दिखाई दें, वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है विचारधारा। वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा होता है। ठीक है, वाद का मतलब। यथार्थवाद है जिसे रियलिज्म कहा जाता है, तो इसमें हमेशा किसकी बात की जाती है? भौतिक जगत की सत्ता, जो भौतिक जगत है उसकी सत्यता पर बात की जाती है, यह इसका प्रमुख आधार है। दूसरा, इसमें हमेशा तथ्यों पर बल दिया जाता है, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए फैक्ट की जरूरत होती है, और इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। यानी ये पूछा भी जा सकता है कि भाई यथार्थवाद में क्या क्या चीजें होती है? यथार्थवाद में भौतिक जगत की सत्यता, तथ्यों पर बल, वस्तुनिष्ठता और सामान्य जीवन का चित्रण होता है। इसमें किसका चित्रण होता है? सामान्य जीवन का चित्रण मिलता है यथार्थवाद में। इंद्रियजन ज्ञान, यानी जो हमारे इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो, इंद्रिय जन्य ज्ञान, जो हमारा ज्ञान हमारी आंखों देखी हो, हमारे छुए से हो, वही सत्य है। जो हमने देखा ही नहीं है वह सत्य नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह भी यथार्थवाद में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा विचार है, वह कौन सा है? रूपवाद है। रूप क्या होता है?
इसमें रूप की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? रूप की प्रधानता होती। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रूप की प्रधानता होती है। किसी कलाकृति का अर्थ, मूल्य और प्रभाव उसकी आंतरिक संरचना, शैली, तकनीक और रूपगत विशेषताओं में निहित होता है। यानी जो भी उसका पूरा स्ट्रक्चर है, कोई कविता लिखी गई, कोई काव्य लिखा गया, उसका जो स्ट्रक्चर है वह किससे प्रधान होता है? रूप की प्रधानता से होता है। विषय वस्तु इसमें गौण होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो साथियों महत्वपूर्ण होता है, विषय वस्तु जो होती है वह गौण होती है। आलोचक सामग्री, ऐतिहासिक संदर्भ, लेखक के जीवन, सामाजिक प्रभाव को गौण मानते हैं। मुख्य बात है कि कृति कैसे हो गई है, न कि क्या कही गई है। कृति कैसे कही गई है, न कि क्या कही गई है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ता है। रूपवाद में कला के तात्विक गुण होते हैं। इसमें कला के तात्विक गुण देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर? रूपवादी कविता में। यानी बनावट, संरचना, लय, छंद, अलंकार, वाक्य विन्यास, इन पर ध्यान रखता है। और इसमें वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भी किया जाता है। तो यह भी हमें कहां मिलता है? रूपवाद में मिलता है। और अंत में देखेंगे किस कविता की ये विशेषताएं हैं। एक रूसी रूपवाद भी आपके यहां आता है, लेकिन ये यूजीसी के सिलेबस में है। तो रूसी रूपवाद एक आंदोलन था साहित्य के क्षेत्र में, और जिसमें कहा जाता है कि अर्थ वे विशेषताएं जो एक पाठ को साहित्य बनाती हैं, जैसे विदेशीकरण, औस्तरणीय, इस तरह से। तो इसको आप अगर रूसी रूपवाद को एक शब्द में आप डिफाइन करना चाहें, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि रूसी रूपवाद क्या है। एक ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो इसमें क्या है कि पाठ को साहित्य बनाती हैं। रूसी रूपवाद का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो पाठ को साहित्य बनाती हैं, पाठ को साहित्य बनाती हैं, वो तत्व, वो बिंदु जो पाठ को साहित्य बनाते हैं। तो यह क्या हो गया? आपका रूपवाद हो गया। अब बात करते हैं पदार्थवाद की। अब पदार्थवाद क्या है? तो यथार्थवाद मैंने आपको बता दिया, रूपवाद बता दिया, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी बात कर ली। और पदार्थवाद क्या है कि इसमें दुनिया का एकमात्र सत्य क्या है? वो मैटर है, यानी पदार्थ है। कोई भी एक पदार्थ जो है वही क्या है? वह सत्य है, यानी सर्वोच्च सत्ता पदार्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च जो सत्ता है पदार्थ है। सर्वोच्च सत्ता क्या होती है? पदार्थ होती है। इसमें क्या होता है? भौतिकता ही सत्य है, यानी इसका जो सत्य है वह भौतिकता ही है। आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसमें आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व जो है वह स्वीकार किया जाता है। कहां पर? पदार्थवाद में। ठीक है, यह भी आप जान गए। अब इसमें एक और आता है समाजवाद। क्या आता है? हमने यथार्थवाद देख लिया, रूपवाद देख लिया, पदार्थवाद देख लिया। अब हम देखते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या कहता है कि बराबरी की बात करता है, सामाजिक स्वामित्व की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? सामाजिक स्वामित्व की बात करता है। यानी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कारखाने, जमीन, मशीन, संसाधन, ये किसी एक व्यक्ति निजी स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज के नियंत्रण में होने चाहिए। यानी जो उत्पादन के प्रमुख साधन हैं उन पर अधिकार राज्य का होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा तो वो पूंजीवादी समाज हो जाएगा। जैसे अमेरिका इस अर्थ में क्या है? वो पूंजीवादी समाज है। वहां के जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो किसके अंडर में चलते हैं? व्यक्तिगत है। यानी अगर कोई ट्रेन का डिब्बा भी बनाना है तो कोई एक पर्सनल व्यक्तिगत कंपनी ट्रेन के डिब्बे बनाती है। लेकिन यहां भारत में क्या है कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं वो किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। यानी उसमें व्यक्ति का कोई रूप सहयोग नहीं होता है।
दूसरा क्या है कि इसमें समान वितरण होता है। क्या होता है? समान वितरण होता है। किसका समान वितरण होता है? अब मान लीजिए मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है तो मुझे 5,000 रुपए मिलेगा, भले मेरी सैलरी 5 करोड़ है। तो यहां पर धन का समान वितरण और जो हमारे संसाधन है उन संसाधनों का समान वितरण होता है, यह समाजवाद में मिलता है। इसमें सहयोग पर बल दिया जाता है, यानी हम आपस में मिलकर जो है कार्य को संपादित करें। एक चीज और इसमें होता है जो समान होता है, वह मुख्य होता है इसमें लोक कल्याण, यानी सबका विकास सबका साथ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सभी मैंने सब पर बात कर लिया, यथार्थवाद, रूपवाद और पदार्थवाद और समाजवाद। अब देखते हैं किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? अब आप सब बताइए, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, यानी प्रगतिवाद में क्या नहीं मिलता है? प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद अमान्य है क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद या समाजवाद, सामाजिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद, ये सब स्वीकृत हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपवाद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा रूपवाद। पदार्थवाद, यथार्थवाद और समाजवाद ये सब प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं और बाकी जो है यह रूपवाद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आज का अंतिम सवाल लेते हैं। साथियों, यदि आप हमसे 2022 के पैटर्न पर 2022 के नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं हमारे नंबर से। नंबर है 9628959237 पर। एलटी मेंस, केवीएस, एनवीएस और एमआरएस की मेंस की कक्षाओं से जुड़ना चाहें, जीडीसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता के नए बैचेस से जुड़ना चाहें, तब भी आपके लिए उपलब्ध है। और बीपीएससी टीयर 4 की बैचेस से जुड़ना चाहें, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी के बैच से जुड़ना चाहें, तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ठीक है, चलिए आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? चलिए, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? चलिए, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण सहयोग यानी जो व्यवस्था है उसको भी क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा मान रहे हैं। किस प्रयोगवादी कवि में मिलता है? तो प्रयोगवादी कवि इसमें कौन है? अज्ञेय है। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय में व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग मिलता है अज्ञेय में। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तो आज के सवाल, आज की कक्षा और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके जाइएगा। वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं अपना कि किस तरह के सवाल आज आपके सामने लाए गए और किस तरह के सवाल आगे आप चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। एलटी, केवीएस, एनवीएस और एमआरएस के मुख्य परीक्षा हेतु निःशुल्क टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।